वेलकम टू अवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे आज हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 9 जून को, कॉमर्स सब्जेक्ट की जो आंसर की आई है आयोग द्वारा, उसमें कुछ प्रश्नों पर डाउट है। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रश्न के जो आंसर हैं वो आयोग ने गलत दिए हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किन किन प्रश्नों के आंसर गलत दिए हैं और हमें किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगानी चाहिए। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपने जो सही लगाए हों, ठीक है, वो गलत हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किन किन जो प्रश्न हैं उन पर आपको आपत्ति लगानी है। अभी जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही ओपन होगा हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए, एक क्वेश्चन है ये, निम्न में से आधारभूत लेखांकन समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोर्ड ने आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जबकि आप इसको कैलकुलेट मतलब करेंगे, आप डिफाइन करेंगे इसको, तो आप देखेंगे पूंजी प्लस दायित्व बराबर में से अगर संपत्तियाँ घटा देंगे तो क्या आएगा? वैल्यू शून्य आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैल्यू शून्य आ जाएगी यहाँ पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये सही है। जब ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, और जब ये सही है, असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस कैपिटल, तब भी क्या आएगा? वैल्यू जीरो ही आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, जो बोर्ड ने ए दिया है। तो इस पर आप आपत्ति ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, ये मोस्टली मैं मानता हूँ कि ये सभी का गलत होगा क्वेश्चन, क्योंकि सभी ने इसको डी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ए पे टिक किया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, मानव संसाधन योजना के अनुरूप उम्मीदवारों का एक समूह विकसित करने से क्या संबंधित है? तो जो इसका आंसर दिया है बोर्ड ने वो दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। मानव संसाधन योजना के अनुरूप उम्मीदवारों का एक समूह विकसित करने से क्या संबंधित है? इसका आंसर राइट होना चाहिए रिक्रूटमेंट। आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी रिक्रूटमेंट आएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए इसके माध्यम से समझेंगे। भर्ती का अर्थ, ज़्यादा ना जाके नीचे आ जाइए सीधे, डेल एस बीच के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मानव शक्ति स्रोतों को बनाए रखना तथा विकास करना भर्ती कहलाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो डेफिनेशन ये दे रखी है डेल एस बीच के द्वारा, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पर्याप्त मात्रा में मानव शक्ति स्रोतों को बनाए रखना एवं विकास करना भर्ती कहलाता है। और आगे पढ़ेंगे, भर्ती के अंतर्गत उपलब्ध कर्मचारियों का एक संघ स्थापित करना होता है। संघ स्थापित करने की बात यहाँ पे करी है। तो ये क्या है? जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। जो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? डी ऑप्शन आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा? ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा, जबकि बोर्ड ने इसको क्या कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, निम्न में से किन संस्थान को भारत में विशिष्ट वित्तीय संस्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्होंने जो आंसर की है उसमें जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय निर्यात आयात बैंक, मतलब एग्जिम बैंक यहाँ पे आंसर दिया है। जबकि हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं इंडिया में? सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, आईएफसीआई है, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपके क्या हैं? ठीक है, इसके अलावा एग्जिम बैंक भी है। आप बुक में पढ़ेंगे, आर गुप्ता कृप्त की बुक में आप देखिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये विशेष वित्तीय संस्थान है, उसमें ये सभी आते हैं। सभी इसका तो मैं कंफर्म कह नहीं सकता, मतलब अगर इसको मानेंगे तो आईएफसीआई अगर ये है, बोर्ड यहाँ पे दे रखा है, तो इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये दोनों श्योर हूँ, दोनों किस में आते हैं? विशिष्ट वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जबकि बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। बोर्ड ने जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो आप इसको एक आपत्ति के रूप में देख सकते हैं, मतलब इस प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है आप लोगों ने क्या आंसर लगाया है इसका। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर
जो है 2 आंसर इसमें मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं नियम का अपवाद है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर किया गया अनुबंध, अनिच्छा से किए गए कर्मों की क्षतिपूर्ति में अनुबंध, काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए अनुबंध, अभिकरण के लिए अनुबंध। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हमने ये देखिएगा, कोई प्रतिफल नहीं कोई अनुबंध नहीं का सिद्धांत, ये कोई प्रतिफल नहीं कोई अनुबंध नहीं के सिद्धांत के अपवाद, यहाँ पे अपवाद की बात करी है। और ये अपवाद कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके अपवाद जो दे रखे हैं, देखिए धारा 25 के अंतर्गत जो भी हैं, अपने क्या है, स्वाभाविक प्रेम और स्नेह, ये आपको मिल रहा है। तो पहला आंसर आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। एक आंसर और आप पे मिल रहा है, बिना किसी प्रतिफल कोई अनुबंध नहीं के सिद्धांत के अपवाद के रूप में समय बाधित ऋण का भुगतान करने का वायदा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, या तो बोर्ड क्या करेगा, इसको आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो 2 ऑप्शन यहाँ से सही होते हैं, या तो ए और सी। अगर ए भी सही, अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग क्या करता है, ए सही देता है या ए और सी दोनों सही देता है, या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट करता है, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको ऑब्जेक्शन करने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला है, निम्न मामलों में न्यूनतम वैकल्पिक कर लागू है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, इसके जो आंसर दिया है बोर्ड ने, वो आयोग ने वो दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिया है। जबकि एक की आप देखेंगे, कंपनियों और एएलपी के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की जो वो क्या होता है, लागू होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको बड़ा करके देखते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कंपनियाँ एलएलपी विशेष रूप से मैट के कवरेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एलएलपी। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके द्वारा क्या किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय 1 करोड़ है तो किस दर से अधिभार देना होगा। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश में आप देखेंगे, क्वेश्चन दोनों जगह अलग अलग है। आप हिंदी में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कहता है, यदि व्यक्ति की आय 1 करोड़ है तो किस दर से अधिभार देना होगा। और यहाँ लिखा है, टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से, आप देख रहे हैं ना दोनों पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, टाइपिंग एरर है, जो भी है, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसके लिए देखिए पॉइंट नंबर 6 स्पष्टली पेपर पे आप देख सकते हैं, यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न में हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से हिंदी रूपांतरण को मानक किया जाएगा। किसको मान्यता दी जाएगी, हिंदी रूपांतर को। तो देखिए जो अदर बोर्ड्स हैं वहाँ पे क्या है, इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश में अगर टाइपिंग एरर है तो वहाँ पे इंग्लिश को मान्यता दी जाती है, जबकि एमपीपीएससी ने स्पष्ट किया हुआ है, अगर हिंदी और इंग्लिश में से किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक या मुद्रण में कोई त्रुटि है तो हिंदी रूपांतरण को मान्यता दी जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे द्वारा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जिन पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन ये मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, आप इन पे क्या कर सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, दूसरा हो गया आपका मानव संसाधन भर्ती वाला, इसका भर्ती राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे है नेक्स्ट, ये आपका विशिष्ट वित्तीय संस्थान वाला हो गया। विशिष्ट वित्तीय संस्थान के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, पहला और दूसरा तो 100% आते ही हैं। अब आयोग क्या आंसर देता है इसका, आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये था। आगे है
और ये मैंने आपको बता ही दिया, ए और सी दोनों इसमें सही हैं, ये आपको मैंने बता भी दिया। ठीक है, दोनों ये आपके क्या हैं, सही हैं। तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग इसको क्या करता है, डिलीट करता है या फिर ए और सी दोनों को सही मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको वैकल्पिक कर्व वाला बता ही दिया, और ये क्वेश्चन आपको आपत्ति लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।